तो अटेनुएशन के ये तीन तो मेजर जो सोर्सेज हैं वो हमारे सामने हैं। एक तो लेंथ ऑफ द फाइबर इटसेल्फ, फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्प्लाइसेस, और उसके बाद नंबर ऑफ कनेक्टर्स। कनेक्टर्स पे स्प्लाइसेस की निस्बत ज़्यादा अटेनुएशन होती है, और उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि जैसे जैसे स्प्लाइसेस जब भी होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो हीट फ्यूजन स्प्लाइसेस हैं, तो उसमें एंड स्पेसेस नहीं होती, यानी कि एक एंड जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से ही दूसरा स्टार्ट हो गया, तो एंड स्पेस नहीं होती। लेकिन जब आप एक मैकेनिकल स्प्लाइस बनाते हैं तो उसमें एंड स्पेस होती है। इसी तरह कनेक्टर जब भी बनाएंगे तो उसमें एंड स्पेस ज़रूर होगी। एक एंड और दूसरे एंड के दरमियान में एयर गैप होता है, और वो एंड स्पेस को क्रिएट करता है। उसकी वजह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अटेनुएशन आपको फेस करनी पड़ती है। अच्छा, ये तो अटेनुएशंस हो गई। अब सिग्नल आपने जो भेजा है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू का है, फॉर एग्जाम्पल, और वो किस पे डिपेंड करता है कि आपकी सोर्स कौन सी है। फॉर एग्जांपल आपकी सोर्स है एक लेज़र डायोड, और उसने जो पावर क्रिएट की या उसने जो पावर सेंड की इनटू द फाइबर, वो 0 dBm है। 0 dBm मीन्स 1 मिलीवॉट। तो वो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो है वो अटेनुएट होता चला जाएगा, और इतना अटेनुएट हो जाएगा कि दूसरे एंड पे जो आपने रिसीवर लगाया है, जो जैसा कि हमने पढ़ा है कि वो पिन टाइप हो सकता है या IPD हो सकता है, तो जो रिसीवर लगाया है वो इतने कमज़ोर सिग्नल को कैच नहीं कर पाता। उस तक सिग्नल तो पहुंच जाता है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये जो सिग्नल है इसकी वैल्यू, ये असल में अपनी वैल्यू क्या बता रहा है। क्या ये 0 बता रहा है या 1 बता रहा है? हो सकता है वो सिग्नल जो है उसकी इतना कम हो कि जो आगे जो फोटो करंट पैदा करे वो डार्क करंट से भी कम हो। तो इसका मतलब है कि वो रिसीवर की सेंसिटिविटी से भी कमज़ोर सिग्नल पहुंचा है। इस तरह का मसला जब भी आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो सबसे पहली ये कि आप जो रूट है उसको ऑल्टर कर दें, उसको चेंज कर दें, और कोई ऐसा रूट अख्तियार करें जो छोटा हो, ताकि डिस्टेंस कम कवर हो सिग्नल का, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल की पावर दूसरे एंड तक पहुंच सके, अटेनुएशन कम हो जाए। फिर आप ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा तरीका करें कि नंबर ऑफ स्प्लाइसेस जो हैं वो कम से कम हो जाए। फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो पावर है सोर्स की उसको बढ़ा दें। 1 मिलीवॉट की बजाय 2 मिलीवॉट्स या और ज़्यादा हायर वैल्यू को आप इस्तेमाल करें, और हायर पावर का सिग्नल आप भेजें। लेकिन उसमें मसला ये है कि जब आप ज़्यादा पावर का सिग्नल भेजते हैं और एक ही सोर्स को आप मतलब ट्यून कर देते हैं हाई पावर के लिए, तो उस सोर्स की, उस लेज़र डायोड की लाइफ स्पैन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जब लाइफ स्पैन रिड्यूस होता है तो उसमें उसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और फिर ये सर्विस डिग्रेडेशन की तरफ भी जा सकता है। ऑल्दो कि हमारे पास जब हम प्रैक्टिकली टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स को मैनेज कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास सर्विस विंडोज़ मौजूद होती हैं। सर्विस विंडोज़ से मुराद मेरी वो टाइम विंडोज़ हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड थर्ड मंडे ऑफ एवरी मंथ जो होता है, उसमें सुबह 1 से 3 बजे का जो टाइम है, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड मेंटेनेंस विंडो फॉर ऑप्टिकल फाइबर और फॉर एनी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये एक टाइम तो फिक्स्ड होता ही है। इसके अलावा आप रिक्वेस्ट करके भी और कस्टमर्स को इन्फॉर्म करके भी कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आप ले सकते हैं। लेकिन
जब बहुत ज़्यादा आपको सोर्सेज को चेंज करना पड़े तो वो सिस्टम के लिए मुनासिब नहीं है, फिर उसकी कॉस्ट इनकर होती है। उसमें ना सिर्फ ये कि इस कंपोनेंट की कॉस्ट है, बल्कि फिर उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश यही होती है कि जो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पावर है उसके ऊपर ही रखा जाए, उसको ना बढ़ाया जाए। अब हम करते हैं बात, अच्छा एक तो ये तरीका, दूसरा एक तरीका था कार ये हो सकता था, तीसरा बल्कि, कि आप जो रिसीवर है वो हाईली सेंसिटिव लगा दें। फॉर एग्जांपल आप अगर पिन डायोड पहले इस्तेमाल कर रहे थे और उसकी सेंसिटिविटी -23 dBm थी, आप उसको रिप्लेस कर दें विद एन APD डायोड और एवलांच फोटो डायोड। ठीक है, ये वाला रिसीवर जब आप लगाएंगे तो इसकी -23 के बजाय -32 dB -32 dBm तक की इसकी सेंसिटिविटी होगी। लेकिन इसको रिप्लेस करने की अपनी कॉस्ट भी है, क्योंकि APDs आर मोर कॉस्टली और सेंसिटिव हैं, फिर इसके अंदर कुछ और मसले हैं, इसके लाइफ स्पैन कम होता है, तो ये मसले इसमें भी आ जाते हैं। तो एक और तरीका, एक पांचवा तरीका जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर सिग्नल पावर इज़ टू इंट्रोड्यूस एम्पलीफायर्स, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स, यानी ऑप्टिकल सिग्नल को एज इट इज़ हम एम्पलीफाई कर दें और दूसरे एंड तक पहुंचा दें। इसके साथ साथ एक और तरीकाकार ये भी था कि हम एक रीजनरेटर लगा दें। रीजनरेटर का काम ये होता है कि वो ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करता है, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, उसमें से एरर्स वगैरह रिमूव करता है, दोबारा से ऑप्टिकल में कन्वर्ट करता है और लिंक की तरफ आगे भेज देता है। जबकि इसके मुकाबले में ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स जो होते हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि सिग्नल जैसा आया है उसको वैसे ही एम्पलीफाई करके आगे भेजते हैं। अच्छा, उसको वैसे ही आपने एम्पलीफाई करके आगे भेज दिया, ओके। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये कि उसके अंदर नॉइज़ इंक्लूड हो जाती है। जितने ज़्यादा एम्पलीफायर्स इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें नॉइज़ भी आती चली जाएगी। तो आपको ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो कि इतनी जो नॉइज़ जो इंट्रोड्यूस हो रही है इन एम्पलीफायर्स की वजह से उसको बियर कर सके, उससे उसको इतनी नॉइज़ को वो बर्दाश्त कर सके और सही सिग्नल को रिकवर करके आगे भेज सके। अब हम कुछ एम्पलीफायर्स के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में, और इसके बाद मैं कुछ आपको रीडिंग असाइनमेंट्स भी दूंगा और उसके बारे में हम कल डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स का टॉपिक है बेसिकली। सबसे पहले हम देखेंगे कि नीड क्या है एम्पलीफिकेशन की। ये मैंने थोड़ी सी नीड तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, फर्दर और इसको और डिटेल में आगे देखते हैं। फिर बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जो है एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर का, उसको हम देखेंगे कि कैसे काम करता है। फिर क्लासेस ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर वो डिस्कस करेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। नीड क्या है कि सिग्नल डिग्रेड हो जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस तक, एक सर्टेन डिस्टेंस को क्रॉस करता है और कमज़ोर हो जाता है सिग्नल, और कमज़ोर हो जाता है सिग्नल, और कमज़ोर हो जाता है। इसमें बताता चलूँ कि जो अटेनुएशन है उसको तो किसी हद तक एम्पलीफिकेशन जो है वो रिकवर कर सकती है, यानी कि जो सिग्नल की पावर है जो रिड्यूस हो गई है उसको तो मेकअप किया जा सकता है यूजिंग एम्पलीफिकेशन। लेकिन वो जो डिस्पर्शन हो गई है बीच में, जिसको कि हमने बहुत डिटेल में देखा है,
जिसके अंदर बहुत सारी डिस्पर्शन की टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले मोडल डिस्पर्शन है, फिर क्रोमैटिक डिस्पर्शन है, फिर पोलराइजेशन मोड डिस्पर्शन है। ये सारी की सारी जो डिस्पर्शन की टाइप्स हैं, इनकी ये जो है ये डिस्पर्शन रिकवर नहीं होती। डिस्पर्शन की वजह से जो सिग्नल जो ख़राब हुआ है वो रिकवर नहीं हो सकता एम्पलीफिकेशन की मदद से। एम्पलीफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकती है कि इसको सिग्नल को एम्पलीफाई करके भेज दे, और जब भी वो एम्पलीफाई करेगी वो अपनी तरफ से नॉइज़ भी उसके अंदर डालती चली जाएगी। हर एम्पलीफायर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉइज़ भी इंडक्ट करता है। अब सिग्नल क्यों डिग्रेड होता है? क्योंकि दो पॉइंट्स जिनके दरमियान में आप कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो काफ़ी लंबा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि या तो आप रिपीटर्स इस्तेमाल करें या फिर एम्पलीफायर्स इस्तेमाल करें। अब मुख्तलिफ जगहों पर इसकी एप्लीकेशन है। पहले तो रिपीटर्स के बारे में एक चीज़ और मैं बताता चलूँ। रिपीटर्स ठीक है, हमें लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये सिग्नल को रिन्यू करके भेज देते हैं। जब रिन्यू करते हैं तो जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो एरर्स हैं इंट्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्शन अगर कोई हैं, तो वो भी रिमूव कर देगा वो रिपीटर जो है, और एक तरह से सिग्नल को बिल्कुल नया करके दोबारा से भेजेगा। लेकिन रिपीटर्स जो हैं वो फुल इक्विपमेंट हैं, जिनको अलहदा से पावर सप्लाई चाहिए, और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जब उस सिग्नल कमज़ोर हो जाएगा तो आपको एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि कुछ जगहों पे टेरेस्ट्रियल लिंक्स के अंदर तो आप एक रिपीटर इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये जो रिपीटर है ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर जहाँ अनअटेंडेड केबल जा रही, फॉर एग्जांपल इन अ सबमरीन केबल, आप रिपीटर्स नहीं लगा सकते। अगर आप टेरेस्ट्रियल लिंक्स के ऊपर भी रिपीटर्स लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी। तो इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस और अनअटेंडेड जहाँ पे केबल्स होंगी, लिंक्स होंगे, वहाँ पे एम्पलीफायर्स ही लगाने चाहिए। फॉर एग्जांपल सबमरीन केबल्स के अंदर जब एम्पलीफिकेशन की जाती है तो बीच में एक जहाँ एम्पलीफायर लगाया जाता है उसको पावर किया जाता है एक बैटरी के साथ, जिसकी नॉर्मली लाइफ जो है वो 10 ईयर्स तक होती है, और उसको उसी तरीके से उठाकर कंप्लीट करके और बंद करके उसको समुद्र के अंदर फेंक दिया जाता है, जो कि एक सर्टन डेप्थ तक चला जाता है। ठीक है। अब उसकी बैटरी की लाइफ है 10 ईयर्स, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस का स्केड्यूल ऐसा होता है कि हर 5 साल के बाद उसको निकाल कर ये पूरा जो एम्पलीफिकेशन का जो सेट है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरह ये सिग्नल जो है दूसरे एंड तक बहुत आसानी के साथ पहुंचता रहता है। जब आप इतने लंबे डिस्टेंसेस के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर को इस्तेमाल करेंगे और सिग्नल को आप भेजेंगे तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि आप बीच में एम्पलीफायर्स इस्तेमाल करें। ठीक है। तो इसलिए हम हर जगह पे क्योंकि रिपीटर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिपीटर्स कॉस्टली भी हैं। एम्पलीफायर्स जो हैं वो उनकी कॉस्ट रिपीटर्स की निस्बत कम है, और बहुत सारे फार ऑफ प्लेसेस के अंदर या अनअटेंडेड जगहों के ऊपर लिंक्स के अंदर जब आप आपको सिग्नल को रिकवर करने की या बूस्ट करने की ज़रूरत होती है तो आप एम्पलीफायर्स इस्तेमाल करें। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? मोस्टली जो एम्पलीफायर्स हैं वो स्टिमुलेटेड एमिशन ही यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज्ड इन लेज़र डायोड्स। लेकिन फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसमें हम फीडबैक, वो जो पॉजिटिव फीडबैक हम इस्तेमाल कर रहे होते थे लेज़र डायोड्स के अंदर, वो ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह इसका जो गेन है
वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर और इंटरनल लाइट इंटेंसिटी पर और एम्पलीफायर मीडियम पर। अच्छा, ऑप्टिकल गेन, अच्छा इस तरह से हमें जो अब ये गेन मिला है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल गेन, यानी कि ऑप्टिकल सिग्नल और ऑप्टिकल टू ऑप्टिकल ही इसको हमने एम्पलीफाई कर दिया। ये जो मैंने एक टाइप बताई जिसके अंदर के आप सिमुलेटेड एमिशन को इस्तेमाल करते हैं, और ये बेसिकली सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स SOEs उनके अंदर की बात मैं बता रहा हूँ कि उसमें पॉजिटिव फीडबैक नहीं होता, लेकिन बाकी लेज़र डायोड की तरह ही उसके अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन का फिनोमेना होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। और इसका गेन किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे, इंटरनल लाइट इंटेंसिटी पे और एम्पलीफायर मीडियम पे। अब ऑप्टिकल गेन इज रियलाइज्ड when the amplifier is pumped optically or electrically to achieve population inversion. अच्छा, लेज़र का जो सबसे पहला एक रिक्वायरमेंट थी वो पॉपुलेशन इन्वर्जन की थी। और पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्या मतलब था जो हमने लेज़र डायोड्स में पढ़ा था? दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड मस्ट बी हायर than the number of electrons in the valence band. ठीक है, इसको हमने कहा था, इस सिचुएशन को या इस स्टेट को हमने कहा था कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन है। यहाँ पर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को हासिल करने के लिए एक एम्पलीफायर के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं? एक पंप सिस्टम हमें की ज़रूरत होती है, और ये पंप जो है ये ऑप्टिकल पंप भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल पंप भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ पंप व्हिच इज़ यूज्ड इन एन ऑप्टिकल एम्पलीफायर। वो क्या रहा होता है कि आपके पास एक ऑप्टिकल सिग्नल आया और इस ये सबसे पहले तो एक कपलर से गुजरा। ठीक है, कपलर का क्या काम होता है कि इसने जो सिग्नल है इसको वापस नहीं जाने देना, इसने सारा का सारा आगे लेकर जाना, वन वे पैसेज बनाता है। आगे एक एक्टिव मीडियम बनाया जाता है, ये एक ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है। ठीक है, और एक सेमीकंडक्टर का भी सिस्टम को आप बना सकते हैं। इसको पंप किया जाता है यूजिंग अ पंप सोर्स। अब इससे जो सिग्नल आगे निकलता है वो एम्पलीफाइड सिग्नल निकलता है। अब एक और ऑप्टिकल कपलर लगाकर ये इंश्योर किया जाता है कि ये सिग्नल अब यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट बैक ना हो और सारा का सारा आगे निकले। तो ये फिर इस सूरत में फिर जो आउटपुट हमें मिलेगी वो एक एम्पलीफाइड ऑप्टिकल आउटपुट हमें मिलेगा।
सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था टीम्स ड्यू टू सम अननोन रीजन. Still I'll do it again, try to connect it again. अच्छा, अब इस वक्त आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर. अच्छा, और ये स्लाइड भी नजर आ रही? यस सर. अच्छा, चलें ठीक है. सबसे पहली बात तो ये कि ऑप्टिकल एम्पलीफायर क्या इस्तेमाल करता है प्रोसेस, ऑप्टिकल पंपिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करता है. पंपिंग से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे देती है, ठीक है, और वो एक एक्साइटेड स्टेट में ये कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं. अब जब वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं, अब वो वापस जाने की हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं अपनी स्टेबल पोजीशन यानी कि वैलेंस बैंड के अंदर. और जब भी वो नीचे जाते हैं तो वो उनको कुछ एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है, और वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन. अब क्योंकि उसको ज़्यादा हायर एनर्जी के ऊपर आप ले जा चुके होते हैं यूजिंग दिस दिस पंप सोर्स, तो वो जब वापस आता है, वापस क्यों आता है, वो इनकमिंग सिग्नल की वजह से वो वापस आता है. और इनकमिंग सिग्नल की वजह से जब वो वापस आता है तो वही सिग्नल जो है जिसने उसको इंस्टिगेट किया है कि वो वापस आए और रिलीज़ करे, वो उसकी निस्बत वो काफ़ी हायर पावर का जो है ना फोटोन वो आगे रिलीज़ करता है. ठीक है. A single photon can then trigger the excited electron into stimulated emission. An electron releases its remaining energy in the form of a new photon. ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल फोटॉन्स जो हैं वो एक वक्त में रिलीज हो जाते हैं. उससे क्या होता है कि वो जो आउटपुट पावर मिलती है वो ज़्यादा मिलती है. और वो कहाँ से रहा है, वो इस तरह से रहा है कि जो बीच में आपने एक सोर्स दी है जिसको आपने पंप सोर्स कहा है, उसने सिर्फ एक काम किया, उसने उठा के आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स थे जो मेन जो पैसेज के अंदर, उनको एक्साइटेड स्टेट में ले गया, यानी कंडक्शन बैंड में, और काफ़ी हाई एक्साइटेड स्टेज एनर्जी की स्टेट के अंदर उसको ले गया. अब वो जब सिग्नल आता है कोई पीछे से जो मेन जो रूट के अंदर जो सिग्नल आ रहा होता है, मेन लिंक के अंदर जो सिग्नल आ रहा होता है, उस सिग्नल की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन जो हाई एक्साइटेड स्टेट में गया है वो वापस उसके साथ साथ वो वापस अपनी स्टेबल पोजीशन की तरफ आता है उसके आने की वजह से. इसलिए जो सिग्नल आ रहा है वही सिग्नल आगे प्रोड्यूस होता है, बट विद मल्टीपल फोटॉन्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, तो इस तरह से वही सिग्नल जो एक बहुत लो पावर सिग्नल था, अब वो बढ़ के मल्टीपल फोटॉन्स की वजह से एक हाई पावर सिग्नल बन गया. और ये किस तरह से हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस एम्प्लीफिकेशन का होता है. ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस. अब लेट्स सी आगे क्या होता है. अब एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि ये कॉम्पनसेट कर सकता है अटेन्यूएशन को ख़त्म कर सकता है, यानी कि अटेन्यूएट हो गया सिग्नल, उसने रिकवर कर दिया, बट इट कैन नॉट कॉम्पनसेट फॉर डिस्पर्शन एंड क्रॉस टॉक इन DWDM सिस्टम. एक DWDM सिस्टम है, उसमें जो डिस्पर्शन हो रही है उसको ये कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, और क्रॉस टॉक
जो कि DWDM सिस्टम के अंदर हो रही है, उसको ये रिकवर नहीं कर सकता, उसको ठीक नहीं कर सकता। ठीक है। इसके अलावा जो एम्पलीफायर्स होते हैं वो जब भी इस्तेमाल होते हैं वो लिंक के अंदर नॉइज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जबकि हर एक जो एम्पलीफायर है वो रिड्यूस करता है ऑप्टिकल सिग्नल टू नॉइज़ रेशो बाय अ स्मॉल अमाउंट, यानी कि वो थोड़ा सा इसके अंदर नॉइज़ को इंक्रीज़ कर देता है, तो रेशो में फ़र्क भी पड़ सकता है। लेकिन अब वो पावर जब ज़्यादा हो जाती है तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो को देखना पड़ेगा कि ये इसको इम्प्रूव कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो वी विल सी दैट लेटर। 3 क्लासेस होती हैं एम्पलीफायर्स की। एक इनलाइन एम्पलीफायर्स होते हैं, एक पावर एम्पलीफायर्स होते हैं और एक प्री एम्पलीफायर्स। इनलाइन एम्पलीफायर्स वो होते हैं जो एक लिंक के अंदर सेंटर में किसी जगह पर वो लाई कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है इनलाइन एम्पलीफायर्स के अंदर कि वो बिल्कुल सेंटर में होते हैं। ठीक है, अब सिग्नल को सेंटर में आके आपको अंदाज़ा हो गया कि ये सिग्नल अब कमज़ोर हो चुका है, तो उसको एनहांस कर देते हैं। फिर पावर एम्पलीफायर्स आते हैं, उनका क्या काम है, ये जैसे ही सोर्स से सिग्नल आउट होता है फ़ौरन वहाँ पर एक एम्पलीफायर लगा दिया जाता है और इसको बहुत हाई गेन दे दिया जाता है। इस तरह के एम्पलीफायर्स को जो कि सोर्स के जस्ट आफ्टर लगाए जाते हैं, इनको पावर एम्पलीफायर्स कहते हैं। फिर प्री एम्पलीफायर जो ये वो एम्पलीफायर्स होते हैं जो रिसीवर से जस्ट पीछे लगाए जाते हैं ताकि सिग्नल जो पहुंच रहा है इसको एनहांस कर दें और एनहांस करके फिर इनपुट करें इस रिसीवर के अंदर ताकि इसके अंदर प्रॉब्लम्स ना आए और वो उसको कैच कर सकें। इनलाइन एम्पलीफायर्स का क्या फ़ायदा है, एक सिंगल मोड लिंक के अंदर द फाइबर डिस्पर्शन में बी स्मॉल सो दैट द रिपीटर कैन बी लिमिटेड। अच्छा, अब इनलाइन एम्पलीफायर्स कहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर सिंगल मोड का लिंक हो। सिंगल मोड के लिंक्स हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस लिंक्स होते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस हो सकते हैं लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में यही हमारे पास चॉइस है, लॉन्ग डिस्टेंस पे मल्टी मोड नहीं हो सकता। इसमें एक जो एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि वहाँ इसमें सिंगल मोड के अंदर डिस्पर्शन जो है वो ऑलरेडी कम होती है, क्योंकि इंटरमोडल डिस्पर्शन तो उसमें होती नहीं है। यानी कि एक बहुत बड़ा सोर्स जो डिस्पर्शन का है सिंगल मोड फाइबर्स के अंदर वो एलिमिनेटेड है। तो उसकी वजह से अब हमारी मजबूरी नहीं है कि हम वहाँ रिपीटर ही ज़रूर लगाएं। अगर हम एम्पलीफायर ही लगा लेंगे तो वो काफ़ी हद तक हमारे मसले को सॉल्व कर देगा। यानी कि बजाय इसके कि हम एक रीजनरेशन ऑफ सिग्नल की तरफ जाएं, सिंपल एम्पलीफिकेशन कैन डू द जॉब। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन रीजनरेटिव रिपीटर्स। ठीक है, आपने किसी जगह रीजनरेटिव रिपीटर्स लगाए हुए हैं लेकिन उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है ये बहुत मैटर करता है। एक डिस्टेंस एक लिंक के दरमियान में आपको 3 रीजनरेटिव स्टेशंस लगाने या 3 रीजनरेटिव रिपीटर्स लगाने, तो इसकी काफ़ी कॉस्ट है। तो अगर कोई ऐसा हम सिस्टम कर लें कि एक जगह पर रीजनरेटिव रिपीटर लगा लें लेकिन 2 जगहों पे हम सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफिकेशन कर लें, तो ये काम इन लाइन एम्पलीफायर के ज़रिए हो सकता है कि, लेकिन वो तब हो सकता है कि अगर हम सिंगल मोड लिंक को चला लें। ठीक है, जिसके अंदर के डिस्पर्शन कम है। डिस्पर्शन कम क्यों है, क्योंकि इसमें इंटरमोडल डिस्पर्शन नहीं है, तो उसमें क्रोमेटिक है, इसके अंदर जो दूसरी होती है पोलराइजेशन मोड डिस्पर्शन है, लेकिन एक बड़ा मेजर सोर्स जो है डिस्पर्शन का वो नहीं है। इसलिए हमें
ज़रूरी नहीं है कि हम रीजनरेटिव रिपीटर्स लगाएं। तो इन बिटवीन डिफरेंट रीजनरेटिव रिपीटर्स आप ज़्यादा डिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कम तादाद में रीजनरेटिव रिपीटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको करने ही है, करने की मजबूरी आ रही है, डिस्पर्शन इतनी बढ़ रही है। एम्पलीफायर की मदद से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से आप सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। फिर बात आती है जी पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर क्या है? ये जस्ट आफ्टर द ट्रांसमीटर और जस्ट आफ्टर द ऑप्टिकल सोर्स। मकसद क्या है कि ट्रांसमिटेड पावर जो है, जो एक सोर्स से, फॉर एग्जांपल एक लेज़र डायोड ने जो पावर आउट की है उसको बूस्ट कर दिया है, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स इंक्रीज इन द डिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीफायर गेन एंड फाइबर लॉस। इस तरह से जो एक शुरू से ही जो सिग्नल एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर थ्रो किया गया है वही बहुत पावरफुल सिग्नल है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है विदाउट द नीड टू इंसर्ट एक्स्ट्रा लाइन एम्पलीफायर्स। इस तरह से लाइन एम्पलीफायर्स को और की तादाद को और रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली आपने बहुत ही पावरफुल सिग्नल को इसमें भेज दिया। अब यहाँ पर एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन वो काफ़ी देर के बाद पड़ेगी। सो नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि इनलाइन एम्पलीफायर को तो मेंटेन आपको करना पड़ेगा और वो डिस्टेंस काफ़ी दूर दराज किसी जगह पे बीच में आपने एक एम्पलीफिकेशन सिस्टम लगा के उसको छोड़ा हुआ है। अगर वो मौजूद ही ना हो और सिग्नल यहीं से ही शुरू से ही ट्रांसमीटर से ही या सोर्स से ही बहुत पावरफुल सिग्नल जा रहा है तो आपको बीच में इन लाइन एम्पलीफायर्स कम तादाद में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए भी एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है कि हम इंस्टेड के, पहली बात हमने देखी थी कि जी हम इनलाइन एम्पलीफायर्स इस्तेमाल करें जो कि नंबर ऑफ रीजनरेटिव रिपीटर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमने बात की कि हम पावर एम्पलीफायर्स इस्तेमाल कर लें ताकि नंबर ऑफ इनलाइन एम्पलीफायर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाए। तीसरी चीज़ क्या है? वो है प्री एम्पलीफायर। इसको कहाँ लगाया जाता है? It is used as a front-end amplifier for an optical receiver. यानी कि ऑप्टिकल रिसीवर तक सिग्नल पहुंचने से पहले इसको लगा दिया जाता है। एक वीक ऑप्टिकल सिग्नल जो है उसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है बिफोर फोटो डिटेक्शन, सो दैट सिग्नल टू नॉइज रेशियो degradation due to noise can be suppressed in the receiver। जस्ट उसके पीछे लगा दिया जाता है ताकि सिग्नल को ज़रा बूस्ट दे दिया जाए और जो सिग्नल टू नॉइज़ की डिग्रेडेशन हुई है नॉइज़ की वजह से, जो कि पिछले एम्पलीफायर्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं, उसको सप्रेस कर दिया जाए। इस सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो की डिग्रेडेशन को सप्रेस कर दिया जाए ताकि बेहतर सिग्नल, पावरफुल सिग्नल दूसरे एंड तक पहुंच सके। और ये लार्जर गेन फैक्टर प्रोवाइड करता है और बेहतर बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। जब हम ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर बैंडविड्थ की बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअल उस फिजिकल बैंडविड्थ की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम डेटा रेट्स की बात कर रहे हैं। और डेटा रेट्स को क्या प्रोसेस जो है वो ख़राब करता है? डेटा रेट वो डिस्पर्शन उसको ख़राब करता है या उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ओवरऑल जब आप पावर प्री एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक तो लार्जर गेन फैक्टर हासिल होता है और ओवरऑल बैंडविड्थ जो कि
बेसिकली डेटा रेट है जो कि इस लिंक के अंदर सपोर्ट हो सकता है, दैट इम्प्रूव्स। ये डायग्राम फेयरली कर रही है कि आप सेंटर में किसी जगह पे अगर एम्पलीफायर्स इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रायंगल की सूरत में इसको शो किया है। तो सेंटर में जो दो एम्पलीफायर्स नजर आ रहे हैं, ये इनलाइन एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर जो होता है वो ट्रांसमीटर के जस्ट बाद एम्पलीफायर है। प्री एम्पलीफायर जो है सबसे नीचे वाली डायग्राम, वो ऑप्टिकल रिसीवर से जस्ट पीछे है। अच्छा, अब इसके एप्लीकेशंस कुछ और ज़रा डिटेल में। इनलाइन एम्पलीफायर जब हम इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली रिपीटर को रिप्लेस कर रहा होता है जब आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक एम्पलीफायर लगा सकते हैं, आप मल्टीपल एम्पलीफायर्स लगा सकते हैं। मल्टीपल जगहों के ऊपर ये वाले एम्पलीफायर्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बोथ हाई गेन एट इनपुट एंड हाई पावर आउटपुट आर नीडेड। ये दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एक तो हाई गेन का ये एम्पलीफायर, दूसरी बात ये कि हाई पावर आउटपुट ये दे सकते, which are needed while maintaining a very low noise figure, और कोशिश और इसका नॉइज फिगर कम होता है। अच्छा, और ये इस तरह से एक बेसिकली यानी कि इट वर्क्स लाइक प्री एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। प्री एम्पलीफायर क्या होता है? जो वो एम्पलीफायर जो कि रिसीवर से पहले लगाया जाता है, और पावर एम्पलीफायर वो होता है जो ट्रांसमीटर के जस्ट बाद लगाया जाता है। तो इनलाइन एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर होता है कि अगर आप उसको थ्योरेटिकली देखें तो ये एक कैस्केडेड एम्पलीफायर, एक प्री एम्पलीफायर और एक पावर एम्पलीफायर का कैस्केड है। और इस तरह से इसके अंदर बस दोनों साइड्स के ऊपर इसको आइसोलेटर लगा के इसको सेपरेट किया हुआ, दैट इज अ मस्ट। अगर आइसोलेटर नहीं लगाएंगे तो वहाँ से सिग्नल जो है वो कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा, और उसका हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि रिफ्लेक्टेड सिग्नल जो है हमारे लिए बहुत मसले का बायस है। वो सिग्नल का जो ऑपरेशन है उसको भी ख़राब करता है, और हमारी जो सोर्स है उसको परमानेंटली डैमेज भी करता है। प्री एम्पलीफायर्स होते हैं इमीडिएटली बिफोर रिसीवर इंस्टॉल किए जाते हैं, और मकसद क्या है? टू इम्प्रूव द सेंसिटिविटी। आपको पता है कि सेंसिटिविटी आपके रिसीवर की फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल पिन डायोड की कुछ सेंसिटिविटी है, एपीडी की उससे ज़रा बेहतर है सेंसिटिविटी, लेकिन अगर आप एक सर्टेन सेंसिटिविटी का रिसीवर आप इंस्टॉल कर चुके हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, इसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए आप एक प्री एम्पलीफायर लगा लें। अब इनपुट सिग्नल लेवल जो होता है वो बड़ा कम होता है। अ लो नॉइज कैरेक्टरिस्टिक इज एसेंशियल। अब इसका प्री एम्पलीफायर के लिए ज़रूरी है कि इसका जो नॉइज़ फिगर हो वो बहुत लो हो, यानी कि ये जो नॉइज़ क्रिएट करता है इट शुड बी वेरी लो। मॉडरेट गेन इसमें जो है वो ज़रूरी है, बहुत हाई गेन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सिग्नल पहुंच चुका है रिसीवर तक। अब सिंपली आपने इसको मॉडरेट गेन के साथ इसको एनहांस करना है, और डायरेक्टली अब इसके बाद रिसीवर के अंदर ये सिग्नल चला जाए, लेकिन इसकी नॉइज़ फिगर जो है वो कम होनी चाहिए।
नॉइज़ कम होनी चाहिए। अब नॉर्मली एक प्री एम्पलीफायर जो होता है उसके अंदर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है एंड इट कैन रन वेल बिलो सैचुरेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें आप हाई आउटपुट तो दे नहीं रहे, गेन इसका कम है, ठीक है, तो वेल बिलो सैचुरेशन आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब पावर एम्पलीफायर की बात कर ली जाए, यानी कि जो वो एम्पलीफायर्स जो जस्ट आफ्टर द सोर्स जो है उसको लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फीडबैक लेजर्स जो हैं, जो एक सोर्स की टाइप है, उनकी आउटपुट पावर जो है तकरीबन 2 मिली वॉट तक होती है। 2 मिली वॉट को अगर आप कन्वर्ट करें डीबीएम्स में तो वो कितनी बननी चाहिए? ये ज़रा आपसे मेरा क्वेश्चन है, ज़रा जो भी आपके जहन में है वो ज़रा प्लीज़ लिख दीजिए अपने कमेंट्स के अंदर, अपनी चैट के अंदर ज़रा जल्दी से लिख दीजिए कि जो DFB का जो पावर है, जो पावर आउटपुट है 2 मिली वॉट्स है, वो DBMs में कितनी बनेगी? कैन यू डू दैट? चलें इसके बारे में सोचें और इसको फटाफट सही तरह से करके भेजें, चैट में भेज दीजिएगा इसको, ठीक है, उसमें कोई इशू तो नहीं है? तो ये 2 मिली वॉट्स भेजता है, तो हम क्या करते हैं कि नो सर कोई इशू नहीं। अच्छा चले, और तो क्या वैल्यू बनी फिर? चलिए कोई नहीं, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। 2 मिली वॉट्स को आपने सर 3.01। हाँ 3.01। 3.01, हाँ, यानी कि आप इसको 3 मिली वॉट्स कह सकते हैं। 3 मिली वॉट जब हम ऐड कर 3.01 dBm, 3 dBs जब हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब है सिग्नल की पावर को हम डबल कर रहे हैं। 1 मिली वॉट को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वो 0 dBm कहलाता है। तो 0 dBm को जब आपने डबल करना है, इसका मतलब है कि 1 मिली वॉट को डबल कर, 1 मिली वॉट को डबल किया तो 2 मिली वॉट हो गया। तो dBms के अंदर इसमें 3 dBs ऐड हुए, 0 plus 3 dB, it becomes 0 plus 0 dBms plus 3 dBs, we have 3 dBms. अच्छा, but the fiber can aggregate power levels up to 100 to 200 milliwatts before non-linear effects start to occur. अब एक फाइबर की जो गुंजाइश है वो 100 से लेकर 200 मिली वॉट तक की है, क्योंकि इसके बाद नॉन लीनियर इफेक्ट्स जो हैं वो सेट इन करना शुरू कर दें। हमने जितनी भी इसकी एम्पलीफिकेशन करनी है, हमने इस रेंज के अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं करना। तो इसी वजह से अब पावर एम्पलीफायर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जस्ट आफ्टर द ट्रांसमीटर इसको इस्तेमाल करते हैं। टिपिकल EDFA पावर एम्पलीफायर्स हैव एन आउटपुट ऑफ अराउंड 100 मिलीवॉट्स, 100 मिलीवॉट्स तक के EDFA एम्पलीफायर्स अवेलेबल हैं। EDFA से क्या मुराद है? एर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स। पहला मैंने एक टाइप आपको बताई थी सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। ये वाली टाइप क्या है? एर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। ये फाइबर एम्पलीफायर है जिसके अंदर मेन जो एक्टिव एरिया है वो एक फाइबर ही है, लेकिन उसके अंदर जो डोपिंग, जैसे हम पहले P और N टाइप की डोपिंग करते होते थे या ऐसे मटेरियल की डोपिंग करते थे जिससे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम या ज़्यादा हो जाता है, उसी तरह इस जब एम्पलीफायर्स बनाते हैं तो उस
जो उसमें मेन एक्टिव एरिया बनाया जाता है उसमें एरबीएम एक एलिमेंट है, उसकी डोपिंग की जाती है। उससे जो एक एम्पलीफायर क्रिएट होता है, उसकी वो तकरीबन 100 मिलीवाट तक का सिग्नल जनरेट कर सकता है। ये टेबल आपको ज़रा शो करता है कि ये कौन कौन से आप बना सकते हैं। जब डिफरेंट किस्म के एम्पलीफायर्स आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें गेन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट पावर कैसी होनी चाहिए और नॉइज़ फिगर कैसी होनी चाहिए। पावर एम्पलीफायर के अंदर जो है ना, आपको गेन बहुत हाई चाहिए और आउटपुट पावर जो है, मैक्सिमम आउटपुट पावर वो बहुत हाई चाहिए। और लेकिन नॉइज़ फिगर जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इन लाइन एम्पलीफायर्स में क्या है कि आपको गेन बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए, आपको मीडियम गेन चाहिए और मीडियम ही आउटपुट पावर चाहिए और नॉइज़ फिगर भी दरमियाना चाहिए। जबकि प्री एम्पलीफायर के अंदर गेन आपको लो चाहिए, आउटपुट पावर भी जो है वो भी आपको लो चाहिए, लेकिन जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो नॉइज़ फिगर शुड बी वेरी मच लेस, इट शुड बी लेस देन 5 dB। तो ये कंपैरिजन है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स का तीनों एम्पलीफायर टाइप्स का, पावर एम्पलीफायर्स का, इनलाइन एम्पलीफायर्स का और प्री एम्पलीफायर्स का। इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स हैं, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स हैं, इंक्लूडिंग एरबीएम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स, जो कि मैंने अभी बताया। फिर सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स हैं। फिर उसके बाद रेमन एम्पलीफायर्स, रेमन ब्रोइलियम एम्पलीफायर्स होते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं मेजर। तो ये अगली असाइनमेंट प्लीज़ लिख लीजिए कि यू हैव टू राइट notes on erbium doped fiber amplifiers, semiconductor optical amplifiers, and Raman amplifiers. In addition to that, you are required to read a few pages from the book, जो मैं आपको exactly बता देता हूँ। From page 541 से लेकर just a second. फाइव 44 तक आप इसको पढ़ लें, तो दैट वुड बी अ रीडिंग असाइनमेंट। 1 2 3 4 पेजेस, 4 पेजेस आप ज़रा इसको पढ़ लीजिए, 541 से 544 तक। और जो असाइनमेंट मैंने भी दी है उसके अंदर आपने इन तीनों टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स के बारे में आपने नोट्स लिखना है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी डायग्राम्स उसके अंदर आप बनाइएगा और इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, किन एरियाज़ के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, ये आपने लिख के आपने सबमिट करनी है। ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि आपको जो भी असाइनमेंट भेजनी है वो पीडीएफ में बनाकर अपलोड कीजिए, और दोनों पर, यानी कि CU ऑनलाइन पर भी और
टीम्स के ऊपर भी इसको अपलोड कीजिए। मैं भी ये अपलोड कर देता हूँ असाइनमेंट, उसके अगेंस्ट आप इनको अपलोड कर दें इसके, और ये तकरीबन 2 वीक्स का टाइम मैं आपको दे दूँगा। ठीक है जी, ये आज का टॉपिक था। हम एक नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में डिटेल्ड बात जो है वो कल होगी। लेट्स गो ऑन विद दैट। ये टॉपिक है बेसिकली FTTH का, फाइबर टू द होम, एंड इन पैरेलल विद दैट हम SDH और सोनेट को भी देख लेंगे। जिन लोगों ने टेलीकॉम सिस्टम्स इंजीनियरिंग TSC पढ़ा है उन्होंने SDH सोनेट को तो डिटेल में देख लिया और कुछ हिस्सा उन्होंने WDM का भी देखा, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को भी हमने डिस्कस किया। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनको उनके लिए ये टॉपिक ज़रा सा नया होगा। लेकिन उससे पहले फाइबर टू द होम या FTTX जिसको कहते हैं, इसमें X की जगह बहुत सारी और चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें फाइबर टू द होम है, फाइबर टू द बिल्डिंग है, फाइबर टू द कर्ब है। ठीक है, ये डिफरेंट इसके फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट तरीक़ों के नेटवर्क्स आप डेवलप करते हैं FTTX। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि FTTX के कंपोनेंट्स क्या हैं। X से क्या, ये एक जेनेरिक टर्म हमने इस्तेमाल कर ली वो फॉर एनी ब्रॉडबैंड नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो इसमें X की जगह आप H लगा दें तो इसका मतलब है फाइबर टू द होम। फिर फाइबर टू द बिल्डिंग FTTB होगा, फाइबर टू द कर्ब FTTC होगा। कर्ब से मुराद वो कैबिनेट है जो आपकी स्ट्रीट के अंदर एक साइड के ऊपर एक अलमारी के तौर पे लगी होती है। नॉर्मली आजकल जो होती है वो पैसिव इक्विपमेंट नहीं होता, वो एक्टिव इक्विपमेंट होता है, पावर्ड होता है, और यानी कि पावर सप्लाई उसकी UPS बेस्ड होती है। और उसके अंदर नॉर्मली आजकल के दौर में जो इक्विपमेंट आ रहा है वो MSAG होता है, मल्टी सर्विस एक्सेस गेटवे। तो आपकी जो डाटा की जो कम्युनिकेशन है वो इसके ज़रिए ही हो जाती है, जबकि आपका कॉपर के ऊपर कनेक्टिविटी इस कर्व के साथ, इस पर्टिकुलर मल्टी सर्विस एक्सेस गेटवे के साथ होती है, कॉपर के ऊपर होती है आपके घर से जो कनेक्टिविटी। लेकिन इस मल्टी सर्विस एक्सेस गेटवे की कनेक्टिविटी टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंज के अंदर जाकर ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए होती है, ऑप्टिकल फाइबर की केबल के ज़रिए कनेक्टेड होती है। ठीक है, एक तरह से टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी केबल्स थी
जो प्राइमरी लिंक था उसको हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, लास्ट माइल के ऊपर आपके जो दो हिस्से होते हैं, एक प्राइमरी एरिया और एक सेकेंडरी एरिया। प्राइमरी को आपने बेसिकली ऑप्टिकल से रिप्लेस कर दिया और जहाँ पर एक पैसिव इंटरकनेक्शन की कैबिनेट मौजूद होती थी, वो पैसिव होती थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप जंपर वायर्स के ज़रिए प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड को कनेक्ट करते थे। अब उसकी जगह पर एक फुली फंक्शनल एक्टिव इक्विपमेंट आ गया, इसको मल्टी सर्विस एक्सेस गेटवे कहा जाता है। तो ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है इसको FTTC बोला जाता है, फाइबर टू द कर्ब, CURB, इसको फाइबर टू द कैबिनेट भी बोलते हैं। अच्छा, अब अगर आप फाइबर FTTX बोलें तो FTTX में X की जगह C आ जाए तो कर्ब, B आ जाए तो बिल्डिंग, H आ जाए तो होम। अब यानी कि जब डिस्टिंग्विश करना होता है मुख्तलिफ नेटवर्क्स को, तो हम ये देखते हैं कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर जाके टर्मिनेट कहाँ हो। अगर वो घर तक जाके टर्मिनेट होता है, यानी कि एंड तक जाके टर्मिनेट होता है, इट इज़ कॉल्ड फाइबर टू द होम। अगर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर एक जगह जाके टर्मिनेट होता है और अपार्टमेंट बिल्डिंग से फिर हर अपार्टमेंट के बेसमेंट से सिर्फ अपार्टमेंट तक कॉपर का नेटवर्क मौजूद है, तो इसको हम फाइबर टू द बिल्डिंग बोलेंगे। इसी तरह अगर ऑप्टिकल फाइबर जाके एक MSAG के अंदर, यानी कि मल्टी सर्विस एरिया गेटवे, MSAG, मल्टी सर्विस एरिया गेटवे, एक्सेस गेटवे, सॉरी, तो वहाँ तक अगर पहुँचता है तो हम इसको कहेंगे ये FTTC का इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर टू द कर्ब का इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि असल चीज़ जो डिस्टिंक्शन करती है तीनों के दरमियान में, वो ये चीज़ है कि ऑप्टिकल फाइबर कहाँ जाके टर्मिनेट होता है। फाइबर टू द बिल्डिंग के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें एक इक्विपमेंट है जिसको हम ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट, ONU, उसको एक बिल्डिंग में लगा दिया और वहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर एक्सचेंज से आके टर्मिनेट हो गया। उस इक्विपमेंट या ONU से हर यूज़र तक जो कि उस बिल्डिंग के अंदर है, कॉपर की केबल के ज़रिए कनेक्टिविटी दी जाती है। अब वो कॉपर जो केबल है वो इथरनेट लैन की केबल हो सकती है, इसके अलावा कोएक्सियल केबल्स भी हो सकती हैं। अब फाइबर टू द कर्ब, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें ONU इज प्लेस्ड इन द सर्विस नोड ऑन अ लोकेशन नियर बाय द कस्टमर प्रेमिसेस, कि आपकी स्ट्रीट के अंदर किसी जगह पे लगाया जा सकता है या मल्टीपल स्ट्रीट्स के लिए एक जगह पे लगाया जा सकता है, जैसे कि आपने PTCL की कैबिनेट्स देखी हैं स्ट्रीट के अंदर या मतलब। अब तो ज़्यादातर ये जो कैबिनेट्स हैं ये रिप्लेस हो चुकी हैं विद ONU। यही ONU जो है आजकल मल्टी सर्विस एक्सेस गेटवे कहलाता है और इसका दूसरा नाम जो है ये ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट है। लेकिन जब हम इसको मल्टी सर्विस एक्सेस गेटवे कहते हैं तो ये इसको ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है कि ये क्या काम है। अच्छा, सारी बात है कि अब ये स्ट्रीट के अंदर किसी जगह पर है तो किसी के घर की लोकेशन के अंदर ये नहीं मौजूद है, इसके करीब हो सकता है लेकिन घर के अंदर नहीं मौजूद। और एक जो सर्विस एरिया नोड है वो मल्टीपल कस्टमर्स को एक वक्त में हैंडल कर रहा है।
यानी कि बहुत सारे कस्टमर्स हो सकता है कई कोई कस्टमर्स आर सर्व्ड बाय मेटालिक वायर्स। अब इससे जो आगे कस्टमर्स तक जो जा रही है वो मेटालिक वायर्स जा रही है, ईथरनेट केबल्स हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर्स हो सकती है, और या फिर कोएक्सियल केबल्स हो सकती है। नॉर्मली हमारा जो सेकेंडरी नेटवर्क है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स का जो आउटसाइड प्लांट का, उसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल्स, एक केबल के अंदर बहुत नॉर्मली 100 पेयर्स होता है, क्योंकि सेकेंडरी नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होता है, और वो सारे ट्विस्टेड पेयर। अगर वो नहीं है तो ईथरनेट केबल्स हो सकती हैं जिसके अंदर के 4 पेयर्स होते हैं, 8 वायर्स होते हैं, या इवन ये कि कोएक्सियल केबल्स कई जगहों पर गुंजाइश मिलती है। अब बात करते हैं फाइबर टू द होम। फाइबर टू द होम ऐसा ONU है उसके अंदर जो कि एक कस्टमर को ही हैंडल करता है, एक कस्टमर को ही हैंडल करता है, और ये डायरेक्टली कस्टमर के प्रेमिसेस के अंदर जो है उसको प्लेस किया, और एक सर्विस, एक कस्टमर को दूसरी सर्विस मिलती है by using a router after the light signals are converted to electrical signals. आगे डायरेक्टली एक राउटर के अंदर भी ये टर्मिनेट हो सकता है, और उससे आगे जो भी सर्विसेज वो यूज़र इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है। इस वक्त जो सबसे अच्छा जो सोल्यूशन जो चल रहा है वो फाइबर टू द होम का है। सबसे बेहतर हायर डाटा रेट, हाई क्वालिटी टीवी, हाई क्वालिटी वॉइस, उसको हासिल करने के लिए आप फाइबर टू द होम का नेटवर्क इस्तेमाल करें। ठीक है, आजकल के दौर में दिस इज़ द बेस्ट नेटवर्क दैट कैन बी ऑफर्ड। अगर आप इसको देखें कि किस तरह से इसमें फ़र्क आता है, इसमें एक और भी चीज़ है कि फाइबर टू द नेटवर्क भी आप आगे एक नेटवर्क है, पूरा का पूरा सेपरेट नेटवर्क है, उसको आप सर्व करना चाहते हैं और उसको बीच में किसी जगह पे आप किसी और नेटवर्क को आप हैंड ओवर कर देते हैं ओवर एन ऑप्टिकल लिंक। ब्लू कलर में ऑप्टिकल लिंक लेफ्ट साइड पे दिखाया जा रहा है, रेड कलर में राइट साइड के ऊपर जो है ये कॉपर का लिंक दिखाया जा रहा है। तो इससे बीच में एक जो स्लांटिंग लाइन है ये आपको बस शो कर रही है कि कहाँ पर कस्टमर का प्रेमिसेस कहाँ तक कॉपर की वायर स्टार्ट होती है, जो कि ऑरेंज या रेड कलर में शो हो रही है। यानी कि पूरा तकरीबन 300 मीटर्स तक फाइबर टू द नेटवर्क में आप उसको हैंडल कर सकते हैं। फिर इसी तरह से फाइबर टू द कर्व में भी इसी तरह कर सकते हैं, फाइबर टू द नेटवर्क में ज़्यादा कर सकते हैं बेसिकली। फाइबर टू द बिल्डिंग में बेसिकली आप उसकी बिल्डिंग की बेसमेंट में चले जाते हैं, वहाँ पर उसको टर्मिनेट कर देते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, ONU वहाँ पे लगा होता है, वहाँ से कॉपर की केबल्स जाके अपार्टमेंट्स में जाके टर्मिनेट होता है। तो ये एक तरह से डायग्राम शो कर रही है कि कितने फासले पे एक्चुअल कस्टमर के कितने फासले तक कॉपर के ऊपर वो जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है फाइबर टू द एक्स के यानी कि फाइबर टू द होम, फाइबर टू द बिल्डिंग, फाइबर टू द घर। इसका फ़ायदा क्या है? कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर होती है और रिलायबिलिटी बेहतर होती है। कैपेसिटी बहुत हाई हो जाती है क्योंकि अब आप ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़्यादा डिस्टेंस तक आप सिग्नल को भेज सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वायर्ड मीडिया, और ये इनहेरेंटली सिक्योर्ड है। ईव्सड्रॉपिंग बहुत डिफिकल्ट है ऑप्टिकल फाइबर। मसला क्या है इसमें कि
एक्सपेंसिव टू डिप्लॉय। और में भी इस वक्त कई एरियाज़ के अंदर फाइबर टू द होम ऑफर हो चुका है, जो कि पीटीसीएल ने भी किया है, और कुछ और स्टॉर्म फाइबर जो कि शायद साइबर नेट वालों की है, तो वो एक होटल में मिलता है। इस तरह कुछ और कंपनीज भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। गुलबर्ग में, फ्रांस में, वेलेंशिया में, यहाँ पर भी ऑफर्ड है, और ये मुझे पता है इसके लिए। आपको और भी बहुत सारी एरियाज के अंदर इसको ऑफर किया जाता है। इसके अंदर मेन कंपोनेंट और होता है वो ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। प्लीज
सॉरी टू कीप यू वेटिंग। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि OLT बेसिकली क्या चीज़ है। ONUs हमने देख लिया कि ये वो ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट है या ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल है जो एंड के ऊपर आता है, जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर जाके टर्मिनेट होनी है। लेकिन मल्टीपल ONUs जो हैं उनको हैंडल करने के लिए ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल एक एक्सचेंज के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इट इज़ इंस्टॉल्ड एट द सर्विस प्रोवाइडर्स फैसिलिटीज़। So this is what is how the network works. तो ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट जो कि आजकल नॉर्मली MSAGs होते हैं, they are installed in homes, buildings or curbs, और लाइट और ऑप्टिकल सिग्नल ट्रेवल्स बिटवीन OLT in service providers exchange और सेंटर्स। ठीक है, OLT एक्सचेंज के अंदर लगा होता है और ONU जो है वो डिपेंड करता है कि फाइबर टू द कर्ब है तो कैबिनेट की जगह पे, फाइबर टू द बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के बेसमेंट में, फाइबर टू द होम है तो वो उस पर्टिकुलर यूज़र के घर के अंदर वो इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो आज के दिन तक हम इतना ही इसको कर लेते हैं। एक असाइनमेंट मैंने आपको दी है जिसमें थ्री टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स हैं और RPM डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स हैं और रेमंड्स एम्पलीफायर्स हैं। इन तीनों के बारे में आपको लिखना है और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 पेज ईच होना चाहिए और इसके अंदर आप उनकी कुछ डायग्राम, फिनोमेना और यूजेज और एडवांटेजेस वगैरह वो आप इसमें लिख दें। ठीक है, तो दैट वुड बी गुड इनफ। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, फाइबर टू द होम या फाइबर टू द कर्ब, फाइबर टू द बिल्डिंग को फर्दर और डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद इफ़ वी हैव टाइम देन वी विल स्टार्ट अप विद SDH इंसोम्निया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात।